बच्चों अब आप हमारी वीडियो को देख पाएंगे अनअकैडमी ऐप पर भी। अनअकैडमी ऐप जो है वो इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग ऐप है। आप सिंपली उसको प्ले स्टोर में जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे डाउनलोड करें। उसके बाद आपको हमारे कोर्स जो होंगे पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12th के आपको वहाँ पर अनअकैडमी ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। और बच्चों आपको हर एक वीडियो को एंड तक देखना है, अच्छे से समझना है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखने हैं हमें, और उसके बाद उसके बाद आप वहाँ पे रेट जरूर दें और हर वीडियो का एंड तक देखें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा अनअकैडमी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारी प्रोफाइल डायरेक्ट स्टडी पॉइंट में। और आज हम देखेंगे क्लास 12th की जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो चैप्टर है 12, उस चैप्टर 12 का जो पार्ट है 4, पार्ट 4 को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बच्चों चैप्टर का नाम है औपनिवेशिक शहर, और इसके बारे में हम पहले से ही कुछ पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो लास्ट पार्ट में मैं आपको इसको कवर कर दूंगा, तो ये बचा हुआ था, तो अब लास्ट पार्ट में इसको कवर करते हैं। आपको करना क्या है बच्चों, आपको हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखना है। और ध्यान से देखने के बाद आपको मतलब एक इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखने के बाद, समझने के बाद, फिर आपको एक बार एनसीईआरटी की बुक उठानी है, उसमें इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। तब आपको बहुत इजी लगेगा, सिंपल लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो दो काम आप कर लेना। अब मैं आपको शुरू करता हूँ। आप हेडिंग देखो, पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये आपकी एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी बुक में आपका जो पेज नंबर है 331, इस पेज नंबर में ये हेडिंग आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो यहां से मैंने ये लिया है। इसमें हम तीन जो शहर है, नगर है, इनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि मद्रास में कैसे बदलाव आए थे, चेंजेस आए थे। कलकत्ता शहर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या भवन निर्माण योजना वगैरह ये सब क्या था, कैसे इसमें बदलाव आए। और जो बम्बई है, इसमें क्या बदलाव है, इन तीनों टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो ये लंबा होने वाला है क्योंकि काफी चीजें इसमें बताऊंगा मैं आपको। तो इसको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और एक एक चीज को अच्छे से समझना है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अपने टॉपिक की। तो पृथक्करण मतलब, पृथक्करण का मतलब है कि ये इनके बीच में मतलब असमानता क्या है। मद्रास में कुछ अलग चीजें रही होंगी, कोलकाता में कुछ अलग चीजें रही होंगी, बम्बई में कुछ अलग चीजें रही होंगी, मतलब कुछ कुछ पृथक्करण करने वाली चीजें, अलग करने वाली चीजें भी रही होंगी। नगर नियोजन का मतलब है कि कैसे मतलब इन नगरों को बनाने के लिए प्लानिंग की जाती थी, योजना बनाई जाती थी, तो इसको हम नगर नियोजन कहेंगे बच्चों। इसके बाद है कि तीनों औपनिवेशिक शहर जो थे वो भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे। जो भारतीय कस्बे और भारतीय शहर थे उनसे अलग कैसे थे, इसको हम जानेंगे। ठीक है, ये सारी बातें हम यहाँ पे जानने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल। तो अब अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये आपको ध्यान से देखना है, कि एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, तभी आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। बेशक से अगर आपने यहाँ पे 30 मिनट लगा दिए ना, तो आपका लाइफ टाइम के लिए चैप्टर कवर है। मद्रास की बसावट और पृथक्करण, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मद्रास के बारे में। आपको पता है कि दक्षिण भारत की बात करते हैं तो मद्रास कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये आपको पहले ही पता होगा क्योंकि आपने शुरू में पढ़ा था। मद्रास अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वो मद्रास का ही है, नाम बदल दिया गया है। लेकिन उस समय में मद्रास में सिर्फ तमिलनाडु नहीं होता था, बल्कि उसमें कुछ क्षेत्र कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश साइड से कुछ अलग अलग जो राज्य हैं उनके भी क्षेत्र आते थे, क्योंकि मद्रास पहले बहुत बड़ा होता था। आज बेसिकली देखें तो वो तमिलनाडु को ही शामिल किया जाता है, उसी को माना जाता है, लेकिन उस टाइम पे अलग था, ये सब हम जानते हैं। कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के बंदरगाह को बनाया। अब ये सूरत कहां पर है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन, सूरत कहां पर है। ऑप्शन दे देता हूं, गुजरात, ऑप्शन दे देता हूं मद्रास, ठीक है, ऑप्शन दे देता हूं मुंबई। तो वैसे तो आज के टाइम पे वो गुजरात ही होगा, लेकिन उस टाइम पे कौन सी राज्य में, कौन से क्षेत्र में आता था, आपको ये कमेंट में बताना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैप में आ जाते हैं। तो देखो, व्यापारिक गतिविधियों के लिए जो सूरत था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, ये याद रखना है बस। बाद में जब अंग्रेज थे, अंग्रेज आए, उन्होंने वस्त्र उत्पाद की खोज में पूर्वी तट पर पहुंच गए, यानी कि वो पूर्वी तट पर पहुंचे। और 1639 में उन्होंने क्या करा, मद्रास पट्टनम में एक व्यापारिक चौकी बनाई, जिसको चेनापट्टनम कहा गया। व्यापारिक चौकी का मतलब समझो, देखो जैसे मान लो एक व्यापारिक चौकी बनाई है, तो वो व्यापार के उद्देश्य बनाई गई है। ठीक है, वहां पे व्यापार से रिलेटेड चीजें और उसके डॉक्यूमेंट वगैरह रखे जाएंगे। ठीक है, व्यापार कैसे होगा, ये सारी चीजें वहां पे देखी जाती है। फिर क्या करा कंपनी ने, वहां बसने का अधिकार,
स्थानीय तेलुगु सामंतों से खरीदा। वहां पे जो स्थानीय तेलुगु सामंत का मतलब है जो वहां पे लोकल तेलुगु लोग रहते थे, जो वहीं के लोग थे, ठीक है, उनसे अंग्रेजों ने अधिकार खरीद लिया व्यापार का, वहां पे बसने का। बसने का मतलब व्यापार ही समझो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां क्यों बसेगी, वो वहां पे बसेगी तो उसका उद्देश्य व्यापार रहेगा, तो इसका अधिकार उन्होंने उससे खरीद लिया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है। इनके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रतिद्वंदता बोले तो कंपटीशन, यानी इसके साथ कंपटीशन था। 1746 46 से 63 के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। अंग्रेजों ने देखा कि भाई उनका जो कंपटीशन है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से भी है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीशन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से है। इसी प्रतिद्वंद्विता कंपटीशन के कारण अंग्रेजों को मद्रास की किलेबंदी करनी पड़ी। मद्रास की किलेबंदी यानी कि जैसे मान लो ये मद्रास है, इसको सुरक्षित करने के लिए किलेबंदी घेराबंदी करनी पड़ी। 1761 में क्या हुआ, फ्रांसीसी की हार हुई, जो फ्रेंच थी उसकी हार हो गई। मद्रास जो था अब सुरक्षित हो गया है। मद्रास एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर के रूप में विकसित होने लगा, ठीक है, व्यापारिक शहर के रूप में विकसित होने लगा। अब यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान दो, व्यापारिक शहर के रूप में विकसित होने लगा, यानी कि मद्रास एक ऐसा शहर बन रहा है जहां पे व्यापार केंद्र बिंदु में है, यानी व्यापारिक शहर हो गया है, वहां से व्यापार बढ़ता है। अंग्रेजों का वर्चस्व, अंग्रेजों का वर्चस्व तथा भारतीय व्यापारियों के बीच अंतर दिखने लगा। क्लियर, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो ज्यादा धनी थे और ज्यादा मतलब उनका वर्चस्व होने लगा था, ईस्ट इंडिया कंपनी बसा ली थी, व्यापार के नियम तय करने लगे थे, और जो भारतीय व्यापारी थे वो उनके मुकाबले में नहीं थे। तो इसीलिए क्या था, उनके बीच में अंतर दिखने लगा, क्लियर दिखने लगा कि अंग्रेजों का तो वर्चस्व है और भारतीय सिर्फ नाम के व्यापारी रह गए हैं। सेंट जॉर्ज किला व्हाइट टाउन का केंद्र बन गया यूरोपीय, जहां पे यूरोपीय रहते थे। अब थोड़ा सा इसे समझो, ये सेंट जॉर्ज किला, ये जो किला है ये व्हाइट टाउन का केंद्रक बन गया। व्हाइट टाउन जहां पे अंग्रेज लोग जो है वो रहते हैं व्हाइट टाउन में। आपने ब्लैक टाउन व्हाइट टाउन भी पढ़ा होगा, अगर आपने पहले वाला वो देखा होगा वीडियो तो वहां पे बताया था, ठीक है। और व्हाइट टाउन ब्लैक टाउन में से ना क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान रखना, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है। तो व्हाइट टाउन का केंद्र मतलब मेन जो हिस्सा था वो सेंट जॉर्ज किला बन गया। यहाँ पे कौन रहते थे, यूरोपीय लोग रहते थे। किले के अंदर रहने का जो फैसला था वो रंग और धर्म के आधार पे था, यानी वहां पे गोरे लोग ही रहेंगे। गोरे लोग का मतलब इशारा ये नहीं कि कुछ भारतीय भी गोरे होते होंगे, ऐसा नहीं कि भारतीय काले ही होते हैं, कुछ भारतीय भी गोरे रहते होंगे, लेकिन अंग्रेजों के मुकाबले की बात करें तो वो कुछ भी नहीं है, यानी कि गोरे का जहां पे गोरा वर्ड आ जाए सीधा सीधा अंग्रेज की बात चल रही है। आपकी बुक में कई जगह गोरे लिखा होगा तो आप समझ लेना अंग्रेज। यानी यहाँ पे रंग और धर्म, धर्म में क्या है, आपको पता है अंग्रेज जो होते थे वो क्रिश्चियन होते थे, ईसाई होते थे, उनके धर्म के आधार पर रहने का अधिकार था, ठीक है, भारतीय नहीं रहते थे वहां पे। जो कंपनी के लोग थे वो भारतीयों से विवाह करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था, यानी जो ब्रिटिश है अंग्रेज है उनको इंडियन से शादी करने का कोई अधिकार नहीं था। यूरोपीय ईसाई होने के कारण जो पुर्तगाली और डच लोग हैं, ये याद रखो, देखो पुर्तगाली लोग और डच लोग ये भी यहाँ पे रह सकते थे, क्यों, क्योंकि ये ईसाई थे। दूसरी चीज क्या थे, ये विदेशी थे। तीसरे क्या थे, इनको गोरे भी अब बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है। और चौथी चीज बोले तो ये यूरोपीय है, यानी है तो ये यूरोप के ही। तो यूरोपीय थे पुर्तगाली और डच लोग, इसी कारण इनको इजाजत थी, ये रह सकते थे व्हाइट टाउन में, ठीक है, ये ध्यान रखो। प्रशासकीय और न्यायिक व्यवस्था गोरों के पक्ष में थी। जो प्रशासकीय व्यवस्था थी और जो न्याय की व्यवस्था थी वो गोरों के पक्ष में थी, यानी जो ऊपर से जो आदेश वगैरह होंगे वो गोरों के पक्ष में ही रहेंगे, यानी कि अंग्रेजों को ही फायदा पहुंचाएंगे। न्याय व्यवस्था जो होगी, कोर्ट कानून जो भी होगा वो अंग्रेजों का पक्ष लेगा, भारतीयों का पक्ष नहीं लेगा, ऐसा था व्यवस्था। शहर का विकास थोड़े से गोरों की जरूरतों के अनुसार किया गया, यानी जो शहर का विकास किया गया वो, देखो थोड़े से गोरे क्यों कहा गया है, जो भारतीय थे उनकी संख्या थी हजारों लाखों में, अंग्रेज थे यार वो बहुत कम थे, 50 60 100 200 इतने ही रहे होंगे, 500 हो गए होंगे, लेकिन जो भारतीय थे वो तो हजारों लाखों में थे। लेकिन शहर की जो जरूरतों, शहर का जो विकास किया ना वो अंग्रेजों की जरूरतों के अनुसार किया, ना कि भारतीय की जरूरतों के अनुसार। अब आप जरा सोचो कि भाई देश हमारा है
शहर हमारे हैं, सब कुछ हमारा है, लेकिन हमारी ही चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। वो जो अंग्रेज है उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है और उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग शहरों का विकास किया जा रहा है। ऐसा था। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ और एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित हुए, और ब्लैक टाउन मैंने आपको बताया था जहां पे भारतीय रहते थे, इंडियन रहते थे। व्हाइट टाउन में अंग्रेज रहते थे। किला जो है, मान लो ये किला है, तो किले से बाहर दूर जो बस्तियां बसी, वो बस्तियां कौन सी थी? वो ब्लैक टाउन थी। वो गंदी बस्तियां होती थी, वहां पे इंडियंस रहते थे, भारतीय रहते थे। इस आबादी को सीधी कतारों में बसाया गया था। ठीक है, ये जो आबादी है सीधी कतार में, लाइन में बसाई गई थी। लेकिन 18वीं सदी के पहले दशक के मध्य में इनको ढहा दिया गया, यानी इनको यहाँ से खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया था, आपको ये बताएंगे। शुरू में ये ना किलों के नजदीक होते थे बाहर, इनको हटा दिया गया। रीजन ये था बच्चों की, अंग्रेज जब देखते थे, अंग्रेजों को पता था कि यहाँ से जो गंदगी होती है ब्लैक टाउन्स में, और वहां से बीमारियां फैलती हैं जो कि अंग्रेजों को के लिए ज्यादा खतरनाक होती थी। तो ऐसे में अंग्रेजों ने क्या करा, किले को सुरक्षित करने के लिए किले से दूर दूर तक कुछ भी नहीं रखना चाहते थे। वो चाहते थे खुली जगह हो। मैं आगे आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। इसीलिए उन्होंने इन सब चीजों को हटा दिया था। ठीक है, और वहां पे क्या करेंगे, वो सुरक्षा क्षेत्र बनाएंगे। एक चीज ये भी ध्यान रखना है, मुझे ये पॉइंट याद आ गया। देखो, इन्होंने क्या करा, जैसे ये किला है, किले के आसपास ना पहले भीड़ भाड़ होती थी। इन्होंने भीड़ भाड़ को इसलिए खत्म करा ताकि मतलब दूर दूर तक सिर्फ खुला रहे। चारों तरफ किले के देखे तो सिर्फ खुला एरिया दिखे, ताकि अगर कोई बाहर से सेना हमला करने आए ना अंग्रेजों पे, तो ये क्या कर सके, ये उस सेना को अपने किले से ही देख ले और किले से ही उन पर हमला कर दे। यानी कि अगर मान लो वहां भीड़ भाड़ मकान वगैरह होंगे तो वहां पे छुप सकते हैं, वो छुप कर हमला करेंगे। लेकिन जब क्लियर दूर दूर तक होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो दूर से भी आता हुआ व्यक्ति दिख जाएगा अगर कोई हथियार लेके आ रहा है। तो इस सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्होंने इन सब चीजों को हटा दिया। ये सब तो हमें ध्यान में रखना है। और ये सब किया गया ताकि किले को चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र बनाया जा सके। बाद में उत्तर दिशा में दूर जाकर एक नया, ठीक है, तो बाद में उत्तर दिशा में दूर जाकर एक नया ब्लैक टाउन बसाया गया। दूर जाकर ब्लैक टाउन बसाया गया। देखो, अपनी बस अंग्रेज जो जहां पे रहते थे उससे काफी दूर ही रहने की इजाजत दे रहे थे। ब्लैक टाउन में बुनकर लोग रहते थे, कारीगर लोग रहते थे, बिचौलिए लोग रहते थे, दुभाषी रहते थे। दुभाषी कौन होता है? जो दो लैंग्वेज को जानता हो, बाइलिंगुअल कह सकते हैं, जो दो लैंग्वेज को जानता हो। वो इसलिए रखे जाते थे, मान लो अंग्रेज और इंडियंस के बीच में कन्वर्सेशन को अगर जो बातचीत है उसको कौन समझाएगा? अंग्रेज जो बोलेंगे वो पढ़े लिखा जो भारतीय होगा वो शायद समझ भी जाए, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहाँ से समझेगा? ठीक है, व्यापारी वगैरह कैसे समझेंगे? तो एक दुभाषी लोग होगा जो इन अंग्रेजों की बातों को सुनेगा और उसको फिर ट्रांसलेट करेगा हिंदी में, वो इंडियंस को बताएगा। इंडियन की बात को सुनेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, वो अंग्रेज को बताएगा। तो ये काम होते थे दुभाषी लोगों के। इसके बाद है नए ब्लैक टाउन में, जो नए ब्लैक टाउन थे वो बिल्कुल भारतीय पारंपरिक तरीके से बसाए गए। यहाँ पे मंदिर भी थे, यहाँ पे बाजार के चारों बाजार भी था और उसके चारों ओर मकान भी थे। यहाँ पे आड़ी टेढ़ी पतली गलियां भी थी। अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे यहाँ पे। ये बिल्कुल हमारे जो ट्रेडिशनल तरीका है उसी के अकॉर्डिंग बसाया गया था। अब देखो भाई, इन तीन गांव शहरों के बारे में थोड़ा जानो। इधर मैंने कुछ जगहों के नाम लिखे हैं, ठीक है, कुछ मोहल्लों के नाम लिखे हैं। ये जो इलाके हैं, ये जो इलाके आपको यहाँ पे मैंने गोला मार दिया इस पे, इस इलाके की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ये जो इलाके हैं, इन यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। जैसे ये है चिंता द्वीपेट, जगह का नाम है चिंता द्वीपेट। इस इलाके में केवल बुनकर लोग ही रहते थे। दूसरा है वॉश वॉशरमैन पेंट, यहाँ पे रंगसाज लोग और धोबी लोग रहते थे। फिर है रोयापुरम, यहाँ पे मल्लाह रहते थे। तो ये थोड़े नाम ना आपको दिक्कत करेंगे, आपको ऐसे याद नहीं हो सकते हैं नाम जल्दी से, अजीब नाम होते हैं। तो हमको ना इसको नोट डाउन करना है, 2 से 3 बार देखना है, थोड़े थोड़े दिनों में देखते रहना है, तब हमें कहीं जाके ये चीजें याद होती हैं। तो इस तरीके की इन चीजों को याद रखो। अगर पेपर में ऐसी चीजें आती है ना, अगर आप ऐसे नाम वगैरह लिख देते हो, तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा टीचर पे, और टीचर आपको अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है, इन सब चीजों का। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन, ये 2-4 लाइन, ये जो पूरा पैराग्राफ आप देख रहे हो, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से देखो। मद्रास जो था वो बहुत सारे गांवों को मिलाकर विकसित किया गया था, यानी कई सारे गांवों को मिलाकर विकसित किया गया है मद्रास। यहाँ विविध समुदायों के लिए, विविध समुदायों मतलब अलग अलग समुदाय, ये आपको पता है हमारे देश में कितनी वैरायटी थी, अलग अलग समुदायों के लिए अवसरों और स्थानों का प्रबंध था।
नाना प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले समुदाय आए। यहाँ पे अलग अलग तरह के आर्थिक क्रियाकलाप करने वाले अलग अलग समुदाय आए और वो मद्रास में बस गए। मद्रास में बस गए, आपको शुरू में ही बताया था, मद्रास एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। दुबास, दुबास ऐसे लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों का बोलना चाहते थे। अभी जब हमने पढ़ा था ना दुभाषी लोग, ठीक है, ये वही लोग हैं। ये क्या करते थे, ये इंग्लिश भाषा को भी जानते थे और ये हिंदी भाषा को, लोकल जो स्थानीय भाषा थी उसको भी जानते थे। तो ये एजेंट और व्यापारी के रूप में काम करते थे, व्यापारी एजेंट के रूप में, और भारतीय समाज और गोरों के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। यानी कि अंग्रेज और भारतीय के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसको सफल बनाने के लिए ऐसे लोगों का यूज किया जाता था। ये एजेंट होते थे। वे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे और ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों के संरक्षण प्रदान करके करने से समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित हो गई थी कि एक समाज के लिए भी काम करते थे, मंदिर बनाना, ऐसे ऐसे काम। तो इससे हुआ क्या बच्चों, इससे इनकी समाज में एक अच्छी स्थिति बन चुकी थी, हमको ये भी ध्यान में रखना है। ये तो पढ़ा हमने मद्रास के बारे में, मद्रास में नगर नियोजन कैसे था। ठीक है, आपको वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है। 2 बार देखने के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक पॉइंट, फिर आप बुक में पढ़ोगे, आपको मजा आ जाएगा, सिंपली समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं कोलकाता जो शहर है, इसके नगर नियोजन के बारे में। कलकत्ता आपको पता है बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, आज ही नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहरों से हुई है। आज के टाइम पे जो नगर नियोजन हम देखते हैं मॉडर्न, उसकी अगर हम शुरुआत देखें तो वो अंग्रेजों के टाइम से ही हुई है। शहरों के जो लोगों का जीवन था उसको सरकार नियंत्रित करती थी, सरकार अपने अकॉर्डिंग ही चलाती थी। शहरों के लिए जो योजना बनाई जाती थी वो भी अंग्रेजों को ही बनानी थी। ठीक है, अंग्रेज पहले से ही योजना बना लेते थे। देखो जैसे हमारे यहाँ गांव वगैरह होते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे बसाए जाते हैं, आज इसके पास पैसा है तो इसने घर बना लिया, कल को वहां कुछ बना दिया, कोई प्लानिंग तो होती ही नहीं है वहां पे। लेकिन जो शहर होते थे वहां पे प्लानिंग के तहत बसाया जाता था। अंग्रेज ये देखते थे कि शहर कैसा दिखना चाहिए, शहर को कैसे विकसित किया जाए, शहरों को कैसे व्यवस्थित करना है, ये सारी चीजें सोची जाती थी पहले। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो प्लान बनाया जाता था उस प्लान के अकॉर्डिंग ही उसको बसाया जाता था। ऐसा नहीं था कि बस आए और बना दिया, खत्म। हर एक चीज को बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से सोचा समझा जाता था, फिर बनाया जाता था। अंग्रेजों ने क्या किया बच्चों, अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। जैसे ही अंग्रेजों ने बंगाल में अपना शासन शुरू करा तो ये जो नगर नियोजन यानी जो शहरों के लिए जो योजनाएं बनानी है वो सारा जो काम था अपने हाथों में ले लिया। 1756 में क्या हुआ, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब ने कलकत्ता पर हमला किया। अब ये देखो भाई, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इन्होंने क्या करा, कलकत्ता पे हमला कर दिया और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे छोटे किले थे उस पे कब्जा कर लिया। ये जो सिराजुद्दौला थे ये अंग्रेजों को अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे थे। नवाब ना तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और ना ही कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। यहाँ पे बच्चों एक शब्द आया है कस्टम ड्यूटी, बहुत सारे बच्चे शायद इसे जानते हो सकता है कोई बच्चा से ना जानता हो। कस्टम ड्यूटी क्या होता है बच्चों, ये एक तरह का टैक्स होता है। जैसे कि हम बाहर से कोई चीज आयात करते हैं ना, यानी कि मान लो हमने कहीं से कोई चीज आयात करी किसी दूसरे देश से, तो वो जो चीज हम ले रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम, उस पे जो कुछ चार्जेस लगाए जाते हैं, कुछ कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसको हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, हमारी सरकार को आज के टाइम पे देखें तो इससे बहुत लाभ होता है और ये वही कस्टम ड्यूटी है, इसको उन्होंने चुकाने से मना कर दिया था। ठीक है, तो बच्चों ये अंग्रेज जो थे उस पे हमला करा, सिराजुद्दौला ने कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाना चाहते थे और जो अंग्रेजों ने कारोबार की शर्त रखी थी उस पर भी काम करना नहीं चाहते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे इनसे, अंग्रेजों को, तो अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहते थे। कौन, सिराजुद्दौला। 1757 के प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। ये याद रखना, यहां से अंग्रेजों का शासन पूरी तरीके से भारत में आ चुका था। 1757 में प्लासी का जो युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला की हार हुई थी और 1757 में एक भविष्यवाणी कर दी गई थी, एक घोषणा कर दी गई थी कि आज से ठीक 100 साल के बाद भारत आजाद हो जाएगा। आज से ठीक 100 साल के बाद भारत अंग्रेजों से आजाद हो जाएगा। 1757 में 100 साल जोड़ दो, 1857 बन जाएगा और 1857 में क्रांति हुई थी। और आप जब वो क्रांति की के बारे में पढ़ा था आपने तो आपको ये वाली भविष्यवाणी भी वहां लिखी हुई थी
कि 1757 के प्लासी के युद्ध में ऐसा ऐसा कह दिया गया था। हालांकि हमारा 1857 में देश आजाद नहीं हुआ, लेकिन एक भविष्यवाणी जरूर हो गई थी। ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा किला बनाने का फैसला किया। देखो, जब जब अंग्रेजों पर सिराजुद्दौला ने हमला करा, तो अंग्रेज सतर्क हो गए। उन्होंने सोचा यार हमें ऐसा किला बनाना है जिससे कोई भी भारतीय या कोई दूसरा हम पे हमला ना कर सके। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा किला बनाने का फैसला किया जिस पर आसानी से कोई हमला ना कर सके। तो इन्होंने क्या करा, सुनातानी प्लस कोलकाता प्लस गोविंदपुर, इन सभी को मिलाकर, यानी सुनातानी, कोलकाता, गोविंदपुर, इन सबको मिलाकर एक कोलकाता शहर बनाया। ठीक है। तो ये याद रखना, ये जो तीनों गांव हैं, इन तीनों गांवों को मिला दिया, सुनातानी गांव को मिला दिया, कोलकाता गांव को मिला दिया, गोविंदपुर गांव को मिला दिया, और इन तीनों गांवों को मिलाकर एक शहर, एक नगर बना दिया जिसको कलकत्ता कहा गया। तो सिंपल है ये, आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम, फोर्ट होता है किला, यानी ये जो विलियम किला था इनका, फोर्ट फोर्ट विलियम जो था वो बनाया, और उसके इर्द गिर्द विशाल खाली जगह छोड़ दी। खाली जगह क्यों छोड़ी गई थी? ताकि कोई हमला करने आए तो उस वो मतलब किले पर हमला आसानी से ना कर पाए, और अंग्रेज क्या करें, किले से ही ऊपर से ही उस पर हमला कर दे, इसलिए बनाई गई थी। 1798 में, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बने, और गवर्नमेंट हाउस नाम से एक इन्होंने महल बनवा दिया। और ये जो वेलेजली थे, ये बहुत ज्यादा फेमस थे। किस लिए फेमस थे? ये भारतीयों से एक तो बहुत ज्यादा नफरत करते थे। दूसरी चीज देखो, इनकी खास बातें बताता हूँ मैं आपको। ये जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, ये हिंदुस्तानी भीड़ भाड़ से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। इनको हिंदुस्तानी भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। जरूरत से ज्यादा इनको हरियाली पसंद नहीं थी, कि अगर ज्यादा हरियाली होगी तो ये उसको उजाड़ मानते थे। गंदे तालाब थे वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। निकासी, हवा निकासी, पानी निकासी की अच्छी जगह नहीं थी, जो जिससे क्या होता था, समस्याएं होती थी। तो ये जो थे विलेजली, ये ऐसा मानना था इनका कि दलदली जमीन और ठहरा हुआ पानी, इनके तालाबों से जहरीली गैस निकलती है जिनसे बीमारी फैलती है। ठीक है। तो ये सोचते थे कि जो ये दलदली जमीन है और ये जो ठहरा हुआ पानी है, इससे क्या होता है, इससे गंदी गैसें निकलती है जिससे क्या होता है, बीमारियां होती है। शहर को ज्यादा स्वास्थ्य परक बनाने का एक तरीका इन्होंने ढूंढा। इन्होंने क्या करा, शहर में खुले स्थान छोड़ दिए जाए। इन्होंने ये कहा कि अगर शहरों में खुले स्थान छोड़ दिए जाएंगे तो जो बीमारियां हैं वो अपने आप ही खत्म होने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी। बाजार, कब्रिस्तान, चर्म शोधन इकाइयां, इन सबको इन्होंने हटा दिया। इन्होंने बोला कोई बाजार नहीं, कोई कब्रिस्तान नहीं, कोई चर्म शोधन इकाई नहीं, ये जहाँ चमड़े का काम होता, कुछ नहीं, सब हटाओ यहाँ से। ठीक है, दूर ले जाओ इन्हें कहीं, और मतलब खाली रास्ता इन्होंने खाली छोड़ने के लिए कहा। अब ये देखो, एनसीईआरटी में से कुछ लाइन ली है, मैं आपको बताता हूँ पैराग्राफ। वेलेजली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी करने लगी। यानी जब वेलेजली चले गए तो उनके बाद ये लॉटरी कमेटी आई, ये नगर नियोजन का काम करने लगी। ये बात है 1817 की। लॉटरी कमेटी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार, जो भी मतलब शहरों में सुधार करना था, उसके लिए पैसे की व्यवस्था जो होती थी वो जनता के बीच लॉटरी बेच के की जाती थी। लॉटरी बेची जाती थी, उससे पैसा इकट्ठा हो जाता था। और इसका मतलब है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार का नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी माना जाता था। यानी कि शहरों का जो विकास करना है, उसके लिए पैसा सिर्फ सरकार इकट्ठा नहीं करेगी बच्चों, उसका पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जो है वो शहर के बासिंदों, यानी जो वहां के नागरिक हैं, जो वहां पे रहने वाले लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। लॉटरी कमेटी जो थी उसने शहर का एक नक्शा बनवाया, और जिससे कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ गई। पूरा एक बढ़िया नक्शा बनवाया, उससे पूरा पता लग गया कि ऐसा ऐसा अब शहर बनाएंगे हम, इसमें ये सुविधाएं होंगी, यहाँ पर ये चीजें होंगी, पूरा क्लियर एक खाका सामने आ गया। कमेटी की प्रमुख गतिविधियों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी किनारे से अवैध कब्जे हटाना शुरू करा। जो भी मतलब अवैध कब्जे थे, जैसे मान लो नदी है, उसके किनारे में बस जाते लोग, इनको उन सबको इन्होंने क्या करा, हटाया, वहां से साफ किया। और शहर के भारतीय हिस्सों को साफ सुथरा बनाने की मुहिम में कमेटी ने बहुत सारी झोपड़ियों को, जो गरीब लोगों की झोपड़ियां थी, उसको साफ कर दिया। मेहनतकश जो गरीब थे वहां से बाहर निकाल दिए, और उन्होंने कलकत्ता के बाहरी
किनारे में जगह दी। उन्होंने बोला भाई यहाँ से तो तुम निकल जाओ, कलकत्ता की जो बाहर की जो जगह है वहां पे जाके बसो, यहाँ से हटो। क्योंकि वो गरीबों को, झोपड़ियों को और उनके मतलब जो अवैध रूप से बसे हुए जो हिस्से थे उसको वो उजाड़ मानते थे, उसको बेकार मानते थे। वो कहते थे जब तक ये चीजें साफ नहीं होंगी यहाँ से तब तक हम नगर विकास नहीं कर पाएंगे। और कलकत्ता बच्चों बहुत ही एक ऐसा शहर बनाया गया था जो बहुत ज्यादा विकास जिसका किया गया था। 1817 में क्या हुआ बच्चों, हैजा फैलने लगा। ये उस टाइम, आज के टाइम पे तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बच्चों उस टाइम पे सुविधाएं नहीं थी। उस टाइम पे चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं नहीं थी। उस टाइम पे लोग ये छोटी छोटी बातों से मर जाते थे। हैजा 1896 में प्लेग नामक बीमारी फैलने लगी। और इन बीमारियों का जो कारण था शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि कारण क्या है। बाद में देखा तो ये ऐसा माना गया कि अस्वच्छता ही के कारण ही ये सब फैलता है, यानी गंदगी के कारण फैलता है। घनी आबादी वाले इलाके अस्वच्छ माने जाते थे, यानी जो इलाके घनी आबादी वाले हैं वो गंदे हैं, ऐसा माना जाता था। ये कहा जाता था कि यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो सीधे नहीं पहुंच पाती है, और जब सूरज की रोशनी सीधे नहीं पहुंचेगी तो वहां पे क्या है, बीमारियां जरूर फैलेंगी। हवा की निकासी का इंतजाम नहीं था। कामकाजी लोगों की झोपड़ी को वहां से हटाया गया। मजदूर लोग, फेरी वाले लोग, कारीगर, बेरोजगार, गरीबों को फिर दूर वाले इलाकों पे धकेल दिया गया, यानी सिर्फ वहां से निकाला और इनको फिर भगा दिया गया दूर। ऐसा ये करते रहते थे। बार बार आग लगने की भी समस्या आ जाती थी। वो क्या होता था बच्चों, घास फूस की तो झोपड़ी बनाते थे। जैसे मान लो ये झोपड़ी है, ये इसके ऊपर ये जो छप्पर सा डालते हैं ये तो उसी चीज का होता है ना, घास फूस। और उसमें वो जलने वाली चीज है, गलती से भी अगर चिंगारी लग गई तो झोपड़ी तुरंत जलती थी, क्योंकि ये चीजें आग को बहुत पकड़ती है। और एक झोपड़ी में आग लगने का मतलब है कि बहुत सारी झोपड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती थी। एक झोपड़ी का मतलब है कि बाकी झोपड़ियां भी उससे जल सकती हैं। तो ये ध्यान रखना। तो बार बार आग लगने की समस्या आती थी, इससे समस्या थी। 1836 में फूस की झोपड़ी को तो इलीगल बता दिया उन्होंने, बोले ये अवैध है। अंग्रेजों ने क्यों अवैध बताया, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि इससे बार बार आग लग रही है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान है, इसीलिए उन्होंने इसको अवैध कर दिया। मकानों की छत को अनिवार्य कर दिया कि मकानों में अब ये नहीं चलेगा झोपड़ी वाला। ठीक है, ये झोपड़ी वाला सिस्टम नहीं चलेगा, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, एक छत बनाई जाएगी मकान के ऊपर। ठीक है, छत मतलब पक्की छत जिससे आग ना लग जाए, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हो गया, हमने पढ़ लिया कलकत्ता के बारे में, हमने मद्रास पढ़ लिया, हमने कलकत्ता पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम बंबई के भवन निर्माण के बारे में। बंबई में क्या सिस्टम है, बंबई जो था बहुत फेमस था। ये 7 टापुओं का शहर था। 7 टापुओं का शहर बोला जाता है बंबई को। ठीक है, तो बच्चों टापू, 7 टापुओं का शहर था। टापू या द्वीप किसे कहते हैं, मान लो देखो एक समुंदर टाइप का है बड़ा सा, उसमें कुछ जमीन का ऐसा टुकड़ा हो जो पानी के बीचों बीच हो। ठीक है, जो मतलब पानी से घिरा हुआ हो उसको टापू कहेंगे, या द्वीप, आइलैंड वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। तो ऐसे ही 7 टापू थे, उनका शहर था बम्बई। और एक दूसरे टापू को आपस में जोड़ दिया गया। जब सारे टापुओं को आपस में जोड़ा गया तो एक बड़ा शहर बना जिसे मुंबई कहते थे। औपनिवेशिक शहर से ही भारत की वाणिज्यिक राजधानी जो था वो बंबई रहा है। वाणिज्यिक राजधानी यानी कि हमारा कॉमर्शियल कह सकते हो आप, यहाँ से व्यापार वगैरह हर तरह से, मतलब बंबई बहुत महत्वपूर्ण शहर रहा है। प्रमुख बंदरगाह होने के कारण अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल व्यापार का केंद्र था वो भी क्या था, बंबई था। इंटरनेशनल व्यापार जैसे कि देखो, आप देखोगे भारत कुछ इस तरीके से है, नीचे से नक्शा, ये श्रीलंका है, यहाँ कहीं बंबई पड़ता है। तो जो विदेशी व्यापार होता था वो समुद्र के रास्ते यहीं आता था। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था, बंबई महत्वपूर्ण था। अफीम का व्यापार होता था। भारत से जो अफीम थी वो अंग्रेज चीन को भेज देते थे, यानी कि चीन को अफीम निर्यात कर देते थे, एक्सपोर्ट कर देते थे। अफीम आपको पता है, अफीम की खेती वगैरह जो है भारत में होती है, और पश्चिम बंगाल में आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में भी ये खेती होती है भारत। ठीक है, तो ये चीजें होती थी। अमेरिकी गृह युद्ध चला था, हमने पढ़ा था उस टाइम पे, चैप्टर नंबर 10 हुआ था उसमें। जब अमेरिकी गृह युद्ध चला था तो क्या हुआ था, अब आप याद करो। हमने ये पढ़ा था जब अमेरिका में गृह युद्ध चला तो अमेरिका से जो ब्रिटेन को कपास मिलती थी उसमें कमी आ गई थी। तो इसके बाद ब्रिटेन कहां से कपास लेने लगा था, कपास वो लेने लगा था भारत से। फिर हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था जब भारत में कपास की मांग बढ़ गई थी तो किसानों को ज्यादा कर्ज मिलने लगा था, और यहाँ पे व्यवस्था सुधर गई थी। तो जब भारत में कपास की मांग बढ़ी उस टाइम पे भी बंबई जो था वो फेमस। फिर 1869 में क्या हुआ, स्वेज नहर को खोल दिया गया। जब स्वेज नहर खोल दिया गया है तो विश्व की अर्थव्यवस्था को बंबई के साथ संबंध मजबूत हुए, यानी कि व्यापार और ज्यादा बढ़ गया।
मुंबई को भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया गया, सरताज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट शहर हो गया था मुंबई। मुंबई मुंबई बाद में नाम रखा, मुंबई बोलते थे उस टाइम पे, ये याद रखना। नई इमारतें बनी, और नई इमारतें जो बनी वो यूरोपीय शैली से बनी। यूरोपीय शैली का मतलब होता है, शैली का मतलब होता है स्टाइल। देखो भाई, हर जगह, अगर आप, मैं आपको बताऊं, हर जगह देखोगे आप तो जो बनाने का, जो भवन बनाना हो या फिर मंदिर वगैरह बनाना हो या कोई भी सार्वजनिक स्थल बनाना हो, उसका जो निर्माण होता है उसमें अलग अलग स्टाइल का यूज किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैं एक आपको उदाहरण दूं, अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे, ठीक है, साउथ इंडिया में जाओगे, तो आपको जो मंदिर होते हैं वो मंदिर अलग तरीके के दिखेंगे। आप अमेरिका में जाओगे, वहां पे आपको चर्च जो दिखेगी वो अलग तरीके से दिखेगी। आप किसी अन्य देश में जाओगे तो आपका हर चीज अलग अलग तरह की दिखेगी, वहां की सड़कें, वहां के मकान। ठीक है, हर सभी का अपना एक स्टाइल होता है बनाने का। तो अंग्रेज जो थे वो यूरोपीय शैली का इस्तेमाल करते थे, यानी अपने हिसाब से बनाते थे। अंग्रेजों ने इसे अपने जैसा जाना पहचाना भूदृश्य रचने का प्रयास करा। देखो हुआ क्या, कि अंग्रेज भारत में आए। भारत उनके लिए एक अजनबी शहर कह लो, अजनबी देश कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था थी, घास फूस, झोपड़ी, जंगल, गंदगी, ये सब चीजें थी। अंग्रेज जो थे वो डेवलप थे, वहां पे सब कुछ व्यवस्था यूरोप में बेहतर थी। भारत में वो चीजें इनको बिल्कुल अजीब लगी, अलग लगी। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे जो किले बनाए, जो फोर्ट बनवाए, उन फोर्ट में, उन किलों में इन्होंने ना यूरोपीय शैली का प्रयोग करा। यानी इनका जो, अंग्रेजों का जो स्टाइल था बनाने का, उन्होंने उसी स्टाइल में बिल्कुल भारत में बना दिया, यूरोपीय शैली में बनाए। क्यों बनाए यूरोपीय शैली में? इसलिए बनाए ताकि उनको अजनबी देश में एक जाना पहचाना परिदृश्य लगे, भूदृश्य लगे, कि उनको ये लगे कि मतलब फीलिंग ऐसी आए कि वो अपने ही देश में है, ऐसा सोच के उन्होंने बनाया। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे। ये भी होता है कि अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली जो है वो उससे श्रेष्ठता और सभ्यता का प्रतीक है, यानी कि यूरोपीय शैली श्रेष्ठ है, अपनी जो यूरोपीय तरीके थे उसको वो सबसे श्रेष्ठ मानते थे। इसीलिए सार्वजनिक भवनों का जो निर्माण हुआ, यूरोपीय अंग्रेजों ने अपने तरीके से बनाए। सार्वजनिक भवनों के लिए मेनली अगर बात करें तो तीन प्रकार की शैलियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। पहली शैली थी नवशास्त्रीय या नियो क्लासिक शैली। ठीक है, ये भवन निर्माण के की स्टाइल्स हैं जिनका ये नाम लिखा हुआ है। शैली यानी तरीका है, शैली को हम तरीका भी बोल सकते हैं, यानी इसका एक तरीका है, वे है। नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली बोल सकते हो, नव गौथिक शैली, नव गॉथिक शैली बोल सकते हो, इंडो सार्वजनिक शैली बोल सकते हो। ये अलग अलग तीन तरह की शैलियां थी। इनके इन स्टाइल से इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या बना, भवन निर्माण का काम करा। अब बात कर ले सबसे पहले हम नवशास्त्रीय शैली की। तो यहाँ पे क्या होता था, पहले बड़े बड़े खंबे होते थे, स्तंभ होते थे इस तरीके से, उसके पीछे रेखा गणितीय आकार में वो संरचना बना देते थे। तो इस तरीके की जहां पे डिजाइनिंग आपको बनी मिले तो आप सोच लेना ये है यूरोपीय शैली की नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली। ये जो शैली थी ये मेनली इसका जो जन्म था वो रोम में हुआ था। रोम में भवन निर्माण जो था ऐसे ही होते थे। तो ये रोम की भव्यता को दर्शाते थे, अंग्रेज चाहते थे कि रोम की भव्यता दर्शाई जाए यहाँ पर, तो इन्होंने ये करा। दूसरी शैली है वो है नवगॉथिक शैली, नवगॉथिक या गॉथिक जो भी आप बोलो। यहाँ पे क्या होता था, ऊंची उठी हुई छतें होती थी, यानी जो छत होती थी वो ऊंची होती थी, उठी हुई। नोकदार मेहराब होती थी, नोकदार मेहराब, मेहराब का मतलब होता है डिजाइन। ठीक है, जो डिजाइन होती थी, जो डिजाइनिंग बनाई जाती थी वो नोकदार होती थी। नोकदार मतलब नुकीली डिजाइन है। बारीक साज सज्जा, यानी जो साज सज्जा, जो सजावट होती थी वो बिल्कुल बारीकी से किया जाता था। ठीक है, तो ये सब उदाहरण है नवगोथिक की। सचिवालय जो है वो इसी स्टाइल से बनाया गया। बम्बई विश्वविद्यालय जो है इसी स्टाइल से बनाया गया। बम्बई का जो उच्च न्यायालय है, यानी कि जो हाई कोर्ट है, वो भी इसी डिजाइन से बनाया गया था। विक्टोरिया टर्मिनस जो है, ये तो बहुत ज्यादा फेमस था, विक्टोरिया टर्मिनस, ये भी इसी स्टाइल से बनाया गया। अब बच्चों ये सारी चीजें ना आपको ना फिगर दिए हुए हैं आपकी बुक में। मैं यहाँ पे फिगर तो नहीं ले पाया हूँ आपकी बुक से, पर आपको क्या करना है, आप बुक जब पढ़ोगे ना, अपनी बुक को खोलोगे, तो आप हर एक चित्र को बहुत ध्यान से देखना। और आप देख लेना कि जब आप बुक पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है 16 पॉइंट, ये चित्र नंबर, ये पॉइंट वो पॉइंट वो, इस तरीके से। तो आप उस चित्र पे जाना, ध्यान से देखना, तो आपको ये जितनी भी शैलियां हैं वो सारी समझ में आएगी। इंडो सार सैनिक शैली, ये भी काफी फेमस थी। अब ये इंडो सार सैनिक शैली क्या है इसको जानो। देखो, इंडो का मतलब होता है, ये वर्ड यूज करते थे वो हिंदू लोगों के लिए। सार सैनिक जो
वर्ड यूज करते थे वो करते थे मुस्लिम लोगों के लिए। यानी हिंदू और मुसलमानों की जो शैली को मिला दिया गया है, उससे जो नई शैली स्टाइल बना है उसको इंडो सार्वजनिक कहते हैं। आप देखोगे मुसलमानों की जो इमारतें होंगी उसमें इस तरीके की गुंबदें होंगी। आप कभी भी देखो किसी भी, चाहे आप ताजमहल देखो, इस तरीके से होता था ना गुंबद, सीढ़ियां होंगी अलग तरीके से। और हिंदुओं को आप देखोगे मंदिर वगैरह तो वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है। या फिर हिंदुओं की जो बिल्डिंगें देखोगे आप वो अलग तरीके से मिलेगी, मुसलमानों की बिल्डिंगें देखोगे आप अलग तरीके से मिलेगी। यानी भवन निर्माण की जो कला थी दोनों की अलग अलग थी, और दोनों का मिक्स मिक्स कर दिया गया, मिश्रित बना दिया गया, कुछ हिंदू जैसी कुछ मुसलमानों की ये, और इसे एक नई शैली बनी जिसको इंडो सार्वजनिक शैली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अंग्रेज कहते हैं, ठीक है। आप देखो भारतीय तथा यूरोपीय शैली के तत्व इसमें दोनों ही मिश्रित है। यानी इंडियन और यूरोपीय शैली दोनों के मिश्रित, ये इंडियन है और यूरोपीय शैली अलग से, दोनों का मिश्रित रूप है। इंडो वर्ड हिंदू के लिए यूज करते थे अंग्रेज, और सार्वजनिक वर्ड मुसलमानों के लिए यूज करते थे। और इसके बाद देखो गुंबद होते हैं, छतरियां होती है, जालियां होती है, मेहराब होती है, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी भारतीय शैली में। ये इंडियन शैली है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होता था। तो यहां से ही हमने आपको बताया कि भवन निर्माण की कौन सी शैलियां थी। अब देखो ये जो तीन शैलियां मैंने आपको बताई है ना, जैसे मैंने आपको इंडो सार्वजनिक शैली बताई है, नव गौथिक शैली बनाई है, नियो क्लासिक शैली बताई है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन। अब आपको तीनों पता होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन बने आपको वो पेपर में करना है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। यहां से लास्ट हेडिंग पढ़ लेते हैं हम, कौन सा है, इमारतें और स्थापत्य शैलियां क्या बताती हैं। इमारतें और स्थापत्य शैलियों से क्या पता लगता है, इमारतों से हमें क्या पता लगता है, या फिर मकान बनाने के, या सार्वजनिक भवनों को बनाने के, या किलों को बनाने के तरीके जो है उससे क्या पता लगता है। तो इससे हमें सौंदर्यात्मक आदर्श और वैरायटी का पता लगता है, कि सौंदर्यात्मक आदर्श कैसे रहे, कैसा लोग चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे। और जो बनवा रहा है उसको, बनवाने वाले की सोच और नजर को बताते हैं, यानी बनवाने वाले की सोच भी पता लगती है। जैसे ताजमहल बनवाया गया, मैं आपको मुगलों के टाइम का उदाहरण दे रहा हूँ। ताजमहल बनवाया गया, तो अगर आपने कभी ताजमहल देखा हो तो आप ध्यान से उसे देखना, आपको पता लगेगा क्या सोच के बनवाया गया था। वहां से ताजमहल की दूसरी तरफ यमुना है, और एक तरफ से शाहजहां का तो ये प्लान था कि यमुना के दूसरे पार भी एक ताजमहल बना है, जो कि ब्लैक मार्बल से बनवाना चाह रहा था वो, एक ब्लैक और एक व्हाइट। हालांकि उसकी वो ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें, ताजमहल में जब हम गए जाएंगे तो वहां पे एक जगह जाली दिखेगी, उस जाली में से आप सिर्फ उस जाली में से झांकना, आप या मोबाइल का कैमरा लगा के देखना, उस छोटी सी जाली में से आपको पूरा एक अलग तरीके से एक बिल्डिंग जो रेड कलर की बनी हुई है उसके वहां पे, बिल्डिंग बोलूंगा, इमारत बोलूंगा मैं उसे, तो वो इमारत आपको उस छोटी सी जाली से दिख जाएगी। तो आप देखो वहां पे मतलब बहुत अलग अलग तरीके से सोच के, प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा गया है, हर एक चीज का बहुत ध्यान रखा गया है, तो वो चीजें बनाई गई है, ठीक है। तो इससे ये पता लगता है कि जो जो भी बनवा रहा है उस व्यक्ति की सोच क्या है, वो किसके अकॉर्डिंग बनवा रहा है, क्या रखता है। शासक जो होते थे वो इमारत तो बनवाते थे, लेकिन इमारत के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। जिस शासक ने जितनी ज्यादा इमारतें बनाई हैं वो उतना ही ज्यादा ताकतवर शासक माना जाता था। आपको पता होगा, क्योंकि इमारतों को बनवाने में बहुत ज्यादा श्रम लगता था, बहुत ज्यादा पैसा लगता था, मैन पावर बहुत ज्यादा लगती थी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा थी। प्रचलित रुचियों का पता लगता है, सिर्फ प्रचलित रुचियों का ही नहीं पता लगेगा, बल्कि उसमें क्या बदलाव आए हमको ये भी पता लग जाएगा। उस टाइम पे कौन से इंटरेस्ट, कौन सी रुचियां प्रचलित थी, चलती थी, उसके बारे में हमें पता लगेगा। सांस्कृतिक महत्व के बारे में पता लगता है, ठीक है, उस टाइम पे क्या सांस्कृतिक महत्व रहे हो, इन सब चीजों के बारे में हमें पता लग जाता है। तो बच्चों वीडियो यहाँ से खत्म हो गई। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। पहली बार अगर देख रहे हैं तो आपको सारी वीडियोस मिल जाया करेंगी। और उम्मीद करेंगे जल्दी ही 12th का हिस्ट्री का सिलेबस जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर देते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता है, और आगे की जो वीडियोस है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अपने 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर लेंगे हिस्ट्री के, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।